ए वार्म वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक मटेरियल और इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड वी डिस्कस हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट एंड बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ। और उससे हमें पता चला कि डीएनए जो है इट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल and it responsible for the inheritance of characteristics in a particular organism। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। और हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं डीएनए वर्सेस आरएनए। देखिए डीएनए वर्सेस आरएनए का जो कंपैरिजन है वो हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स डीएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल but in some exceptional case RNA also acts as a genetic material like plant virus, tobacco mosaic virus। तो प्लांट वायरस जो होता है उसमें जो RNA होता है इट बिहेव एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो हमें यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात करनी है कि अगर हम ये कहें कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए नहीं है, और इन दोनों का कंपैरिजन हमें करना है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें जैसे प्लांट वायरस की, तो प्लांट वायरस में तो आरएनए होता है और इट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। बट ह्यूमंस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं और ह्यूमंस में हम क्या कहते हैं, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए और आरएनए का क्या हो गया, कंपैरिजन। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डीएनए वर्सेस आरएनए। यानी हमें दोनों का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो हम कह सकते हैं सबसे पहले बाय द ग्रिफिथ एंड हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट practically proved that DNA acts as a genetic material। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि हर्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट था और ग्रिफिथ का जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था उसने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि डीएनए क्या है, एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। बट यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया आरएनए आल्सो एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन प्लांट वायरस। प्लांट वायरस जो है उसके अंदर आरएनए जो होता है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल बिहेव करता है। और इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं टीएमवी। टीएमवी मीन्स हो गया टोबैको मोज़ेइक वायरस। टोबैको जो प्लांट होता है उसमें एक मोज़ेइक वायरस जो है उससे इन्फेक्शन होता है और मोज़ेइक डिजीज़ होती है। तो टोबैको मोज़ेइक वायरस जो है वो प्लांट वायरस है, उसके अंदर जो आरएनए होता है वो एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें ए मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल must be fulfill
must be fulfill following criteria। यानी हम कह सकते हैं अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है, अगर वो जेनेटिक मटेरियल के लाइक बिहेव करता है तो उसमें कौन कौन सी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, प्रॉपर्टीज़ की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेशन। यानी हम कह सकते हैं कि इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू मॉलिक्यूल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल। यानी पहले से अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर उससे कोई नया मॉलिक्यूल बन जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो जेनेटिक मटेरियल अगर आप किसी को कहते हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेशन। तो अगर हम बात करें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की, तो हम कह सकते हैं ना कि प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनता, यानी प्रोटीन के अंदर रेप्लिकेशन नहीं होता, तो हम प्रोटीन को क्या नहीं कह सकते, जेनेटिक मटेरियल नहीं कह सकते। तो यहाँ से प्रोटीन जो है वो रेप्लिकेशन नहीं होता, तो प्रोटीन को तो हम कट कर देंगे अब, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि हम किसी को भी जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेशन। यानी इसमें क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा हम कह सकते हैं इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। यानी अगर हम बात करें कि केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए जब हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किया था, तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, हीट किल्ड डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को यूज़ किया था। तो आपने देखा कि आफ्टर द हीट किल्डनेशन ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनी डीएनए मस्ट बी स्टेबल बट प्रोटीन इज़ अनस्टेबल। तो हमें यहाँ पे पता चला कि डीएनए क्या होता है, स्टेबल होता है, केमिकली भी स्टेबल होगा और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होगा। तो अगर स्टेबल होगा उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो सेकंड जो हम कह सकते हैं हमारा क्राइटेरिया क्या है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। उसके बाद देखिए थर्ड हमारा क्राइटेरिया है इट शुड बी रिप्रेजेंट म्यूटेशन। वो म्यूटेशन जो को क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। म्यूटेशन के अंदर हमने कहा था कि सडन चेंज इन ए जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन होता है, और विच रिक्वायर फॉर इवोल्यूशन, विच रिक्वायर फॉर इवोल्यूशन। यानी हम कह सकते हैं वो किसके लिए रिक्वायर होता है, इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर होता है। इवोल्यूशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस होते हैं, उनमें सडन वेरिएशंस होते हैं जिसे म्यूटेशन कहते हैं। एंड दे मे बी इनहेरिटेबल, वो क्या होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं। तो आने वाली जनरेशन्स जो है वो उसमें करैक्टर्स चेंज हो जाते हैं और उससे एक नई स्पीसीज़ बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर हम किसी को भी जेनेटिक मटेरियल कहेंगे तो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है इट शुड बी रिप्रेजेंट म्यूटेशन विच रिक्वायर फॉर इवोल्यूशन। उसके बाद देखिए फोर्थ क्या है, इट मे बी एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट दियर
कैरेक्टरिस्टिक्स बाय मेंडलिज्म। यानी हम कह सकते हैं अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डीएनए का पार्ट क्या होता है, जीन होती है, तो जीन क्या करती है, किसी भी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, किसी फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे कितने क्राइटेरिया हैं, 4 क्राइटेरिया हैं, मस्ट बी फुलफिल बाय जेनेटिक मटेरियल। हम उसे ही जेनेटिक मटेरियल कहेंगे जो हमारे ये जो फॉलोइंग क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करेगा। तो हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए किस में मिलता है, प्लांट वायरस के अंदर। ये 4 हमारे क्राइटेरिया हैं और इसका हम थोड़ा कंपैरेटिवली बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो अब हम कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। जो हमारा की पॉइंट्स है, जो हमने अभी कुछ क्राइटेरिया देखे जो कि जेनेटिक मटेरियल्स जो है उसको फुलफ़िल करने होते हैं। तो देखिए फर्स्ट की पॉइंट क्या होता है कि हम कह सकते हैं प्रोटीन इज अनेबल टू रेप्लिकेट। प्रोटीन जो होता है वो रेप्लिकेशन शो नहीं करता, यानी हम कह सकते हैं जो न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। पहले से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उससे नए प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये हमारा फर्स्ट क्या है, की पॉइंट है। दूसरा हम कह सकते हैं डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू RNA because DNA is double-stranded molecule in which purine and pyrimidine join with the help of double and ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं, देखिए अगर हम डीएनए और आरएनए की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें तो डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए बिकॉज ऑफ डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। डीएनए में क्या होती है, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं और दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं उसमें प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वाइनिन, जो किसके साथ जुड़ते हैं, पायरिमिडीन के साथ, यानी थायमिन और साइटोसिन के साथ। किसकी हेल्प से, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड डबल भी हो सकते हैं, जैसे एडेनिन और थायमिन में क्या था, डबल बॉन्ड, और ग्वाइनिन और साइटोसिन में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड। तो डीएनए जो है इज मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए। अब मुझे बताइए, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी की, तो देखिए अगर जो ज़्यादा स्टेबल होता है
वो रिएक्टिव क्या होगा, कम। यानी हम कह सकते हैं मोर स्टेबल इज लेस रिएक्टिव, और जो कम स्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, यानी लेस स्टेबल जो होगा इट मोर रिएक्टिव। तो आपने देखा होगा, जैसे चलो केमिस्ट्री की बात भी करें तो पेरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा आइडियल गैसेज होती हैं वो क्या होती है, स्टेबल होती हैं। स्टेबल होती है तो वो लेस रिएक्टिव होती हैं। तो अब आप बताइए डीएनए और आरएनए के अंदर ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आरएनए होगा। तो हम कह सकते हैं आरएनए इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू डीएनए and RNA acts as enzyme that known as राइबोजाइम। तो देखिए आरएनए जो होता है वो रिएक्टिव होता है, एक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है, और वो एंजाइम की जैसे काम करता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लेते हैं कि कौन सा एंजाइम जो होता है वो नॉन प्रोटीनियस नेचर का होता है, यानी जो प्रोटीन का नहीं बना होता, तो राइबोजाइम उसमें ऑप्शन होता है, क्योंकि राइबोजाइम क्या होता है, आरएनए होता है। तो ये हमने कुछ की पॉइंट्स बात की। हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर आपने देखा इट शुड बी रेप्लिकेट, इसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है उससे न्यू जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होना चाहिए। सेकंड हमने कहा इट शुड बी स्टेबल, यानी वो क्या होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि उसमें म्यूटेशन होना चाहिए, यानी सडन चेंज होने चाहिए जेनेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर, और इट में बी इनहेरिटेबल, जो कि आगे वाली जनरेशन्स में जाने चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट रिप्रेजेंट दियर फिनोटाइप, यानी वो अपने करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करना होता। उसके बाद हमने देखा कुछ की पॉइंट्स कंपैरिजन की बात की। तो फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया था कि इट शुड बी रेप्लिकेट, यानी जेनेटिक मटेरियल है वो शुड बी रेप्लिकेट, तो प्रोटीन उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करता, तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद हमने डीएनए और आरएनए की बात करी, डीएनए वर्सेस आरएनए। तो डीएनए क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हमने डीएनए को क्या कहा है, जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज ऑफ डबल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। आफ्टर दैट आरएनए इज मोर रिएक्टिव compared to DNA because RNA acts as enzyme that known as ribozyme। नोट कर लीजिए इसको, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। Now students, we are discussing our new topic that is RNA world। हम RNA वर्ल्ड की बात करते हैं, RNA संसार की बात करते हैं। देखिए RNA वर्ल्ड मतलब क्या है, RNA इज इम्पोर्टेंट एज DNA इम्पोर्टेंट, यानी जैसे DNA इम्पोर्टेंट है वैसे ही हमारे लिए RNA इम्पोर्टेंट है। लेकिन RNA वर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि RNA इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। मैं ये कह सकता हूँ RNA वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और पूछा भी गया है कि विच मॉलिक्यूल इज़ द नोन एज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और वहाँ पे ऑप्शन में आपको DNA भी दिया हुआ होता है, लेकिन हम किसको कहते हैं, RNA को कहते हैं फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और हम कह सकते हैं देयर इज़
एनफ, देयर इज एनफ एविडेंस, कि बहुत सारे हमारे पास क्या है, एविडेंस है टू सजेस्ट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, कि बहुत ही कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस होती हैं। लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ा होगा कि बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है फॉर सर्वाइवनेस, यानी हम कह सकते हैं एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव सम बायोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवनेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एसेंशियल फिनोमिनाज होते हैं, जो कि एसेंशियल लाइफ प्रोसेस होते हैं, उनमें क्या होता है, आरएनए जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। जैसे हम कह सकते हैं सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लाइसिंग। तो देखिए ये कुछ फिनोमिनाज हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। मेटाबॉलिज्म आपको पता ही है कि सेल्स के अंदर फॉर्मेशन भी होता है और ब्रेकडाउन भी होता है मॉलिक्यूल्स का, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस। हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे कि प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए पार्टिसिपेट करता है। स्प्लाइसिंग क्या होती है, डीएनए की काट छांट। डीएनए के अंदर कुछ एरर आ जाए तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, आरएनए करता है। तो ये जो कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस होती हैं, ठीक है, जो कि इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, जो कि आरएनए के चारों तरफ सेंटर्ड होती है। तो हम कह सकते हैं कि आरएनए क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जो पहला ऑर्गेनिज्म बना था। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि इस अर्थ सरफेस पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट ओरिजिन हुआ था लाइफ का, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना था, उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए था, न कि डीएनए। तो इसीलिए आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और इसी आरएनए ने बाद में किसका फॉर्मेशन किया, डीएनए का फॉर्मेशन किया। तो हम कह सकते हैं कि जो आरएनए होता है, आरएनए यूज्ड एज जेनेटिक मटेरियल एंड कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी होता है, अभी हमने देखा, राइबोजाइम बोला हमने इसको। तो ये क्या है, सेकंड यूज़ भी कह सकते हैं हम किसका, आरएनए का। उसके बाद हम कह सकते हैं डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए ड्यूरिंग इवोल्यूशन। यानी हम कह सकते हैं कि जब इवोल्यूशन हुआ था तब डीएनए का फॉर्मेशन किससे हुआ था, आरएनए से हुआ था। इसीलिए हमने क्या कहा है, आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जो डीएनए बना है वो भी किससे बना है, आरएनए से, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जो डीएनए होता है ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड। डीएनए हैज़ डबल स्टैंडर्ड and both strand are complementary। हमने पढ़ा था कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होती हैं और दोनों स्ट्रैंड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। इजी टू रिपेयर, डीएनए के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होने के कारण ये क्या होता है, इजी टू रिपेयर, जल्दी ही ये रिपेयर हो जाता है अगर कुछ इसमें टूट फूट हो जाती है तो। एंड इट रेजिस्ट्स टू इवोल्यूशन। अब बताइए इवोल्यूशन या नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कब होगा,
जब कुछ जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो, बट डीएनए तो स्टेबल है और ये क्या कर रहा है, इवोल्यूशन का रेजिस्टेंस कर रहा है। तो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरएनए। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, आरएनए वर्ल्ड। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्प्लाइसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इन सभी अगर हम क्राइटेरियाज को देखें तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, आरएनए वर्ल्ड, बिकॉज आरएनए इज आल्सो इम्पोर्टेंट एज कंपेयर एज डीएनए। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। Now students, we are discussing our new topic, that is DNA replication। हम डिस्कस करेंगे DNA रेप्लिकेशन। तो देखिए DNA रेप्लिकेशन के अंदर हमने जब जेनेटिक मटेरियल्स जो था DNA उसके क्राइटेरिया को देखा तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। और रेप्लिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग DNA molecule is called DNA replication। यानी हम कह सकते हैं कि नया जो DNA मॉलिक्यूल बनता है, पहले से जो DNA होता है उससे, उसको हम क्या कहते हैं, DNA रेप्लिकेशन। और जो DNA रेप्लिकेशन जो था वो वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले दिया था, जो डबल हेलिक्स मॉडल था। यानी हम कह सकते हैं after the double helix model डबल हेलिक्स मॉडल आपने पढ़ा था डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर, और इसके अंदर वाटसन और जो क्रिक था उसने इसको प्रपोज किया था। यानी डबल हेलिक्स मॉडल के बाद जो वाटसन और क्रिक ने क्या दे दिया, डीएनए रेप्लिकेशन। यानी हम कह सकते हैं वाटसन एंड क्रिक had proposed immediately scheme of DNA रेप्लिकेशन। यानी वाटसन और क्रिक ने जैसे डबल हेलिक्स मॉडल दिया और स्ट्रक्चर जो है डीएनए के उसको डिस्कस किया, उसके जस्ट बाद में इन्होंने क्या दिया, जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी स्कीम जो है उसको इन्होंने क्या कर दिया, प्रपोज्ड कर दिया, उसको रिवील कर दिया। उसके बाद देखिए डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि डीएनए में क्या होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है।
यानी हम कह सकते हैं देयर आर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन केमिकली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यानी जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर्स होती है उस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल हम कह सकते हैं कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। और हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होती हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। क्या होती हैं ये? कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये डीएनए की कोई स्टैंड है, बनाना नहीं है आपको ये डायग्राम, मैं एक बार सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ये लिखना है, इसको मत बनाना। जैसे ये कोई डीएनए की स्टैंड है, ठीक है, इसमें एडेनिन के साथ बाइंड हो गया थाइमिन, डबल बॉन्ड होता है इनके बीच में, और ग्वाइनिन के साथ क्या होता है? साइटोसिन। थाइमिन के साथ बाइंड होता है एडेनिन। अब देखिए जब ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाती हैं? सेपरेट हो जाती हैं। जैसे ये दोनों स्ट्रैंड्स में एक बार सेपरेट कर देता हूँ, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती है। इस स्ट्रैंड को मैंने सेपरेट कर दिया और मैंने इसको भी क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सीक्वेंस देखिए, AGT है, AGT, और यहाँ पर क्या है? TCA, TCA। दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों क्या हो गई? अलग अलग हो गई। अब इन स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब है जिसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे प्लेटफॉर्म होता है ना, वो वही रहता है, गाड़ी आके चली जाती है, तो वैसे ये टेम्पलेट है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो पेरेंट डीएनए है उनकी दोनों स्ट्रैंड क्या है? सेम है। बट जो स्ट्रैंड बनेगी नई, वो इसी पे बनेगी। जैसे इस स्ट्रैंड के ऊपर एक नई स्ट्रैंड बन जाती है, ये लीजिए एक नई स्ट्रैंड बन गई, और इसके ऊपर एडेनिन की जगह थाइमिन आ जाएगा, ग्वाइनिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा, और इसकी जगह एडेनिन आ जाएगा, ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे। वैसे ही ये स्ट्रैंड क्या है? टेम्पलेट है, यानी पेरेंट डीएनए की है, इसके ऊपर भी एक नई स्ट्रैंड बन जाएगी, और इसके ऊपर नाइट्रोजन बेस आ जाएंगे, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, ऐसे। तो ये देखिए ये दोनों स्ट्रैंड कैसी हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी पेरेंट डीएनए की जो स्ट्रैंड है दे एक्ट एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, बट एक स्ट्रैंड जो है वो नई बन गई। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव भी करेंगे। लेकिन मैंने अब आगे जो मैं की पॉइंट लिखवाऊंगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको यहाँ डिस्कस कर दिया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन मीन्स क्या हो गया? एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हैव ए वन पेरेंट स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, यानी एक स्ट्रैंड दोनों के अंदर कैसी है? पेरेंट डीएनए की है, और एक उन्होंने क्या कर ली? न्यूली सिंथेसाइज्ड कर ली, नई बना ली। इसलिए हमने इसको क्या कहा है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद इसको मत बनाना, एक बार इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एज योर विश, बट इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 2 की पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे किसको? डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मेथड को। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें। 2 की पॉइंट और हम लिखेंगे आज। फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन
both strands are acts as टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो अभी हमने कहा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दोनों ही कैसी होंगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड होंगी। और हम नेक्स्ट की पॉइंट लिख सकते हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA having a parent strand and a newly formed strand या newly synthesized strand, so it's known as semi-conservative method of DNA replication। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिकली हम प्रूव करेंगे किसको, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ DNA रेप्लिकेशन अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।